हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एसके। ये वीडियो है थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 सीरीज़। जो चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज़ चल रही है, उस पर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं। अगर वो नहीं देखी है तो अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले जाके वो 2 वीडियोस देखिए और फिर ये चैप्टर जो पार्ट 3 है उसको देखिए, क्योंकि ये चैप्टर के बीच में से है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले वो दोनों वीडियोस जाके क्लियर कर लीजिए और फिर ये थर्ड वीडियोस में आपको आगे का पार्ट समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये उसी के आगे की कॉन्टिन्यूएशन है ये वीडियो। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक ये है पीपीसी क्या होता है। पीपीसी या पीपीएफ भी बोलते हैं इसको। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पीपीसी refers to graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology। पीपीसी का मतलब होता है कोई एक इकोनॉमी अगर अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से करती है और वेस्ट नहीं करती है, उसको पूरी तरह से यूज़ करती है, तो कोई भी 2 गुड्स अगर वो प्रोड्यूस करती है तो वो कौन से कॉम्बिनेशंस उन 2 गुड्स के तैयार कर सकती है। सिर्फ 2 गुड्स। पीपीसी को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से ही एज्यूम करके चलनी पड़ती है। तो उसकी कुछ ये 5 एजम्पशंस हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या वो एजम्पशंस है। सबसे पहला एजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, फिक्स्ड है, उन्हीं को यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट एजम्पशन इज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। सिर्फ हम यहाँ पर 2 गुड्स की बात करते हैं। वैसे तो इकोनॉमी में कई हजारों गुड्स बनते हैं, लेकिन पीपीसी इजीली समझ में आ जाए। कोर्स में सिर्फ 2 गुड्स के बारे में बात की गई है, तो आप भी उसी पे ध्यान दीजिए कि 2 गुड्स अगर प्रोड्यूस करने हैं तो हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन इज रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं होगा, वो पूरी तरीके से यूज़ किए जाएंगे और उनका कोई वेस्टेज हम नहीं करेंगे। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या पैसा हो, वो सारे गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। जैसे मैं जितना एफिशिएंटली पढ़ा सकता हूँ उतना एफिशिएंटली हो सकता है इंजीनियरिंग वर्क या किसी सॉफ्टवेयर का काम मैं इतना अच्छा ना कर पाऊँ। तो सारे रिसोर्सेज अलग अलग उनकी अलग अलग जगह अलग अलग एफिशिएंसी होती है। तो ये चीज़ें हम मानकर चलेंगे। टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट। टेक्नोलॉजी भी कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी और कल को हम अपग्रेड कर जाए तो हम बोले भाई कि पहले 21 यूनिट गन्स बना पा रहे थे, अब हम 50 यूनिट बना सकते हैं, 40 यूनिट बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगी। तो यही सारी चीज़ों को एज्यूम करने के बाद हम ये डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि जो पीपीसी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी अगर अपने रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूज़ करती है तो कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार कर सकती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं गन्स एंड बटर का। तो भाई गन्स एंड बटर की और भी कुछ भी ले सकते थे, इसके पीछे एक रीज़न है। गन्स का एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है कि कोई इकोनॉमी सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करती है और अपने लोगों को फीड करने के ऊपर खर्च करती है। तो गन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी डिफेंस को और बटर रिप्रेजेंट करेगी फीडिंग के लिए, जो लोगों को खिलाने के लिए खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बटर भी ले सकते हैं, ब्रेड भी ले सकते हैं, जो भी चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो हम पहले एक बेस लेके चलना पड़ता है। तो हम बेस लेके चलते हैं 21 यूनिट्स गन का प्रोडक्शन होगा अगर हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ किए जाते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और पूरी प्रोडक्शन करें तो कितनी यूनिट्स हम गन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 21 यूनिट इज बेस। तो अगर हम रिसोर्सेज का फुल्ली यूज़ करते हैं तो 21 यूनिट्स गन की बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बटर की एक भी यूनिट नहीं बनेगी। अगर 1 यूनिट हम छोड़ देते हैं गन्स की तो 1 यूनिट बटर की बना सकते हैं। इसी को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि हमने कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है दूसरे यूनिट को गेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, 1 यूनिट हमने गन की सेक्रीफाइस किया, इसलिए यहाँ पर मैंने एमओसी को 1 यूनिट लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है इसकी 2 यूनिट बनाने के लिए, तो एमओसी आ गया 2 यूनिट्स। फिर मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया इसकी 3 यूनिट्स को बनाने के लिए। इसी तरीके से टेबल चलती जा रही है और ये शेड्यूल आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है 4 नंबर 5 नंबर का, तो आपको डेफिनेशन के साथ शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा एंड ग्राफ भी बनाना पड़ेगा।
तो देखो घबराने वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना बड़ा शेड्यूल याद कैसे होगा। मैं एक अच्छी सी फटाफट ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो बेस तो लेके चलना पड़ता है, तो बेस तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई 21 यूनिट्स बेस है, वो आप कुछ भी ले लो, लेकिन एक 21 याद रखने में कोई बुराई नहीं है, 21 आसानी से याद किया जा सकता है। तो गर्ल्स में 21 लिख लो, और बटर में क्या करो, सिंपली 0 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिख लो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6, और फिर सिंपल माइनस करते चलते 21 में से 1 माइनस किया तो 20 आ गया, 20 में से 2 माइनस किया 18 आ गया, 18 में से 3 माइनस किया 15 आ गया। तो बस जितनी जितनी यूनिट्स हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस करी है उतना उतना एमओसी आ गया। ये एमओसी और बटर सेम ही है। और अगर एमआरटी आपको, एमआरटी क्या होता है, एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एमआरटी रेशो शो करता है कि कितने यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं टू गेन अनदर कमोडिटी। तो यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है कि हमने 1 यूनिट गन की सेक्रीफाइस करी है 1 यूनिट बटर की बनाने के लिए, और ये हमेशा रेशो में लिखा जाता है। यहाँ डायरेक्ट एक कंप्लीट नंबर में लिखा जाता है। ये सीधा दिखाता है कि हमने यहाँ पर कितनी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी है, और ये दोनों का रेशो दिखाता है कि अगर दूसरे की कितनी यूनिट गेन करी और कितनी यूनिट हम छोड़ चुके हैं। जैसे 1 यूनिट गन की छोड़ दी है सिर्फ 1 यूनिट बटर की बनाने के लिए, फिर यहाँ पर हमने 2 यूनिट गन की छोड़ दी है सिर्फ 1 और यूनिट एडिशनल यूनिट बनाने के लिए। तो एडिशनल यूनिट यहाँ पर लेंगे और कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी है वो पहले लिखेंगे। तो ये रेशो चलता जाएगा, ये एमआरटी का रेशो है। एमआरटी हमेशा रेशो में लिखा जाता है, और एमओसी जो होता है वो कम्प्लीटली ये दिखाता है कि कितने यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस करें। फिर सिंपल इन्हीं यूनिट्स को गन्स एंड बटर के कोऑर्डिनेशन को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर। इन कोऑर्डिनेट्स को जब हमने ग्राफ पे पुट किया, देखिए हमने एक्स एक्सिस पे बटर की यूनिट शो करी है 0 to 6, आई होप दिख रहा होगा, एंड गन्स की हमने वाई एक्सिस पे शो करी है। तो 3 6 9 12 18 इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी यूनिट्स स्केल ले लिए, और 1 to 6 मैंने एक्स एक्सिस पे स्केल ले लिया। और जब मैंने पुट किया जैसे 21 0, तो 0 ये कोऑर्डिनेट होता है, ये ओरिजिन है, इसको 0 लिख लेते हैं, ये ओरिजिन होता है। तो 21 यूनिट्स अगर हम गन की बनाएंगे तो बटर की एक भी यूनिट नहीं बनेगी, इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया। फिर 20 यूनिट्स अगर हम गन की बनाते हैं तो 1 यूनिट बटर की बना सकते हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स डाले, और जब उसको ज्वाइन किया, उसको मैच किया, तो कुछ ऐसी शेप निकल कर आई। तो पीपीसी की शेप के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो पहले मैं उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं एमओसी क्या होता है। एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि कितनी यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं टू गेन अनदर कमोडिटी। वही लिखा है मैंने, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए हमने कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस किया, सिंपली कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, वो एमओसी होता है। एमआरटी क्या होता है, एमआरटी रेशो होता है कि कितनी यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किया अपॉन कितनी यूनिट्स हमने गेन किया। तो दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं एमआरटी। एमआरटी सिंपली रेशो में लिखा जाता है, एमओसी एक कंप्लीट नंबर में लिखा जाता है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या होते हैं। अभी आपने पीछे देखा था कि पीपीसी की शेप कैसे होती है, उसी के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। पीपीसी का जो शेप होती है वो कनकेव शेप होती है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखा था ना आपने, राइट से लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जा रहे थे तो वो नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था। तो उसका रीज़न क्या है, जब हम दूसरी यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे ना तो पहली यूनिट को हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, या जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम एफिशिएंट हो जाते हैं और वहाँ से रिसोर्सेज हटा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हटाते जाते हैं, आगे की तरफ लगाते जाते हैं, नीचे आता जाता है, आगे की तरफ लगता जाता है। तो जो स्लोप होता है वो नीचे की तरफ आता है। दूसरा रीज़न कनकेव शेप की होती है, सिंपली एमआरटी राइज करता है इसलिए कनकेव शेप होती है। कभी भी आगे भी पूछा जाएगा कन्वेक्स शेप क्यों होती है, जब एमआरटी डिक्रीज होगा। कनकेव की होती है जब एमआरटी इंक्रीज होगा। और राइट स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब एमआरटी कांस्टेंट होता है, रेशो सेम रहेगी, लाइक 2:1 2:1 2:1 2:1 ही रहे तो जो स्लोप की शेप होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यस, अब हम पढ़ेंगे कि अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं पीपीसी में, एंड पीपीसी या पीपीएफ में चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया पीपीसी का,
ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव शेप का पीपीसी का डायग्राम होता है और इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, जैसे कि आप देख लोगे स्लोप पे मैंने पॉइंट मार्क किए ABCD एंड एक कर्व के अंदर एक पॉइंट लिया है, एक कोऑर्डिनेट लिया है E एंड बाहर 2 कोऑर्डिनेट्स लिए F एंड G। देखो जो ABCD कोऑर्डिनेट्स हैं वो पीपीसी के ऊपर है और पीपीसी क्या शो करता है कि अगर हम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का फुल्ली यूज करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाले कॉम्बिनेशन हैं यहाँ ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं और जो ई पॉइंट है वो आ गया पीपीसी के अंदर। और अगर अंदर आ गया तो इसका मतलब ये है हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं और उसका यूज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ई पॉइंट पे। कभी अगर एक नंबर में पूछ लिया, अगर पीपीसी का डायग्राम आ गया और ई पॉइंट मार्क कर दिया और ABCD करके ऑप्शन आ गया कि बताओ ई पॉइंट क्या शो कर रहा है, फुली यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स या क्या है, तो अटेनेबल या अनअटेनेबल, तो वो पता होना चाहिए कि ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। और F एंड G पॉइंट क्या शो कर रहा है, F एंड G पॉइंट शो कर रहा है कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, कि इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इन पॉइंट्स पर पहुंच पाए। हाँ, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर अभी के अपने रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। आगे चलते हैं। पीपीएफ में चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों समझिएगा। चेंज इन पीपीएफ 2 टाइप के होते हैं, एक शिफ्ट इन पीपीएफ एंड एक रोटेशन इन पीपीएफ। शिफ्ट इन पीपीएफ एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ का मतलब होता है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, या तो ये पूरा का पूरा राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने शो कर रखा है, ये पीपी पहले था और अगर ये राइट पर शिफ्ट होता है तो ये P1 की तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ। और ये कब होता है, जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, दोनों चीज़ों के लिए, दोनों कमोडिटीज के लिए, तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। और लेफ्ट में कब आएगा, जब रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे या टेक्नोलॉजी हमारी खराब हो जाएगी, तो पूरा का पूरा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। फिर बात आती है रोटेशन। रोटेशन समझना सिर्फ एक ही एक्सिस पे होता है, या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा या वाई एक्सिस पे मूव करेगा। देखिए जैसे इसको लेके चलते हैं अपने वाई एक्सिस को गन और एक्स एक्सिस लेके चलते हैं बटर। मान के चलते हैं बटर के लिए हमारे पास ना टेक्नोलॉजी कोई अच्छी आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है हम P से P2 पे शिफ्ट कर जाएंगे, और अगर उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, खराब हो गई, तो P1 पर आ जाएंगे। तो सिर्फ बटर का रोटेट कर रहा है, गन का कोई भी फर्क उस पर नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर गन के साथ यही कंडीशन होती है तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इस पे वाई एक्सिस पे मूवमेंट होगी, एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन क्या है एंड शिफ्ट इन पीपीएफ क्या है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा और आप मेरी आईडी पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, और कमेंट भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अच्छा होगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी अपना ये चैनल स्टार्ट किया है और मैं सारी वीडियोस डालूंगा लाइन 1 बाय 1। तो अगर वो अभी से ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं अपनी वीडियोस छोटी रख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा ना देखना पड़े। आप कभी भी दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, मैं 2 या 3 या मैक्सिमम 4 वीडियोज़ में कोई भी चैप्टर होगा मैं कंप्लीट कर दूँगा। आप थोड़ा थोड़ा भी रोज़ चलेंगे, हम थोड़ा थोड़ा भी रोज़ पढ़ेंगे तो कोर्स बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियोज़ को रोज़ देखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।